1.5 महीने में टेक्निकली आप पास नहीं हो सकते अगर आपने स्क्रैच से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। फिर फेल होते हो, लूप में फंसते हो, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे आ जाता है कि मेरे लिए बना ही नहीं है। क्योंकि सीए बनना आसान तो है नहीं, यहाँ रिजर्वेशन तो है नहीं कि तुम्हारा इनकम कम है, ओबीसी हो, सर्टिफिकेशन है एससी एसटी का या किसी और प्रकार का रिजर्वेशन, आपके ऊपर पार्शियलिटी यहाँ है ही। यहाँ वही बच्चा सीए बनेगा जो मेहनत करेगा। अगर आज की डेट की बात करें 2026 में निकेश को बोलते कि सीए कर ले, तो शायद मैं पीछे हट जाता क्योंकि मेरा सीए में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और इसमें काफी एक लाइन चली थी ना कि पेपर एआई से फ्रेम कराया गया था, एआई के थ्रू हुआ था। तो आपका इसमें क्या टेक है और क्या आप पेपर प्रेडिक्शन में एआई का यूज करते हो? थैंक यू सो मच निकेश सर फॉर doing this. It is an absolute honor to have you on our show. थैंक यू सो मच मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए भी, Means a lot. क्योंकि हम लोगों को ऐसा मौका मिलता नहीं है स्टूडेंट से इतना खुल के बात करने का मौका मिले, है ना, अपनी बातें स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का मौका मिले। हर किसी की अपनी जर्नी है यार, सीखना चाहिए बच्चों को भी। दिस इज अ वेरी प्राइम टाइम जो अभी वो लोग जी रहे हैं। जब हम लोग इस पॉडकास्ट को रिसर्च कर रहे थे ना, तो आपको बच्चों ने काफी सारे नाम दिए हैं। आई रियली वॉन्ट टू नो, मतलब एक मेरा पहला क्वेश्चन भी है और मैं ऐसे जानना भी चाहता हूँ कि एग्जैक्टली आप क्या हो। कोई आपको एक टीचर समझता है, कोई आपको एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर समझता है, बट आपके बच्चे ना आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। कोई पेपर प्रेडिक्टर कहता है और इसको लेकर के ना कमेंट्स में भर भर के हमारे टेलीग्राम्स में डीएम्स की पेपर प्रेडिक्टर बागेश्वर बाबा फॉर लॉ एंड मतलब स्टूडेंट्स के मसीहा लेजेंड। तो मतलब आप एग्जैक्टली हो क्या, आप क्या समझते हो अपने आपको कि आप कौन हो? मैं कुछ नहीं समझता, ये बस बच्चों का प्यार है जो मैं कबूल करता जाता हूँ। वो मुझे जब जो कहते हैं मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कोई निक्को डॉन नाम दे देता है, कोई एनके बोल देता है, कोई बोलता है लॉ का मसीहा है, यही है, इसी ने मुझे पास करवाया है। तो बच्चों का बस प्यार है, बाकी आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क। बच्चों का प्यार आते जा रहा है और बच्चों ने ही ये नाम दिया है। सर लेकिन ये ना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। पेपर प्रिडिक्शन का आपका क्या मेथड है, कैसे आप पेपर प्रिडिक्ट करते हो? मैं प्रॉपरली क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ, मेरे पास प्रॉपर डाटा है। जब हम लोग इस पॉडकास्ट को लेकर रिसर्च कर रहे थे तो काफी इंटरेस्टिंग कुछ निकल करके सामने आया है। आप पिछले 1.5-2 साल से काफी एक्टिवली पढ़ा रहे हो ऑनलाइन, ठीक है। पेपर प्रिडिक्शन को ऐसा है ना कि आप 50% पेपर एकदम प्रिडिक्टेबल कर देते हो कि तू ये करके जा, यही आने वाला है, राइट। और मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, पर हम लोगों ने प्रॉपरली ना अटेम्प्ट वाइज आप पे रिसर्च करी। जैन 25 में 85 प्लस, मई 25 में 110 प्लस, सितंबर 25 में 110 अप्रोक्सीमेटली, और जैन 26 और मई 26 में 100 और 90 के आसपास, राइट। आप क्या ऐसा कर रहे हो? कोई ऐसी सेटिंग है आपकी? आप कुछ लीक नहीं करना चाहते क्या? एग्जैक्टली क्या ऐसी चीज है जो आप क्रैक कर रहे हो? यार घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वेरी वेल सेड सर। हाँ, ये वैसे ऐसा कुछ मंत्रा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो ये बच्चों ने बना दिया है, बस हम लोग मेहनत करते हैं यार। हम लोग बच्चों को यही समझाते हैं कि आप 100% सिलेबस करके जाओ, लेकिन सीए में दिस इज अ वेरी बिग ट्रूथ कि कुछ भी चीज ना डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी चीज टफ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। एक सीए फाउंडेशन का बच्चा हो, इंटर का बच्चा हो, उसको हर चीज समझ आती है, वो याद करता है। जब वो उस चीज को याद कर रहा है उसको वो हो जाता है, लेकिन बाद में वो भूल जाता है। तो वॉल्यूम को मैनेज करना ना डिफिकल्ट होता है। तो एट द एंड ना बच्चों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए होते हैं कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रिलाय करो, उनको ज्यादा वेटेज दो। फुल सिलेबस को आप रिवाइज करो 2 बार, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप 3 बार, 4 बार, 5 बार रिवाइज करो। तो मैं बस बैठता हूँ और मैंने ना एक जादुई शीट बनाई है अपनी। तो वो जादुई शीट ना मेरी एक्सेल की शीट है, उसका नाम ही है, एक्सेल का शीट का नाम है प्रेडिक्शन चार्ट। अच्छा। तो वो शीट आप खोलोगे ना तो वो शीट बहुत बड़ी है, मतलब जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। लगभग मई 2018 से लेकर तुम्हारा जो भी अटेम्प्ट होता है बच्चों का, उस अटेम्प्ट तक का मैंने पूरा डेटा मतलब कंबाइन किया है, अक्यूमुलेट किया है, जिसमें बेसिकली ना मैं पूरा देखता हूँ, समझता हूँ कि इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर में क्या निकाल रहा है, आरटीपी में क्या निकाल रहा है, उसके पिछले अटेम्प्ट में क्या निकाला था उसने, उसके पिछले अटेम्प्ट में क्या निकाला था, और एग्जाम में क्या दे रहा है। तो इट्स द पैटर्न ऑफ हैबिट्स, आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई इंसान है जो पेपर प्रेडिक्ट कर रहा है, कोई इंसान कैसे प्रेडिक्ट करेगा? वो जो पेपर बनाता है उसके हैबिट्स को देखेगा, उसके नजरिए को देखेगा, पेपर सेट करने के तरीके को देखेगा, और उस तरीके को बस मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इस बार पेपर कैसा सेट करता। बस उसी के बेसिस पे मैं बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें टिक करवाता हूँ
ऑब्वियसली 100% सिलेबस में 40% 50% कट शॉर्ट हो जाता है, एट द एंड 50% सिलेबस बचता है, और उससे भगवान की देन है कि हर अटेम्प्ट में वो बच्चों के इतने तो आ ही जाते हैं कि वो एग्जाम्शन ले आ रहे हैं, वो 40+ ले आ रहे हैं, मतलब बच्चे पास हो जा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी मिलती है प्रिडिक्शन से बस, कि जो बच्चा फेल हो सकता था ना, वो प्रिडिक्शन के कारण पास हो गया। मुझे इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आज तक कभी नहीं मिला। राइट। मतलब दिस इज ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगता है मुझे कि वो बच्चा मुझसे पढ़ा हो ना पढ़ा हो, वो मेरे पे रिलाय करता है कि यार एग्जाम के कुछ महीने पहले ना एक बंदा है निकेश अग्रवाल, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालता है, ये बच्चों का मुंह से ना माउथ पब्लिसिटी निकलती है मेरे लिए, कि वो बोलते राइट। हैं यार एक बंदा है, उसका तो इंपॉर्टेंट देख लेना, भले तू उससे पढ़े ना पढ़े, बट वो तेरे को पास करवा देगा। मतलब 100%। इससे बड़ा मेरे लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। राइट। मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये तुक्का नहीं हो सकता, और ये कोई ऐसा नहीं बोल सकते इसको कि ये बाई चांस हो रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंटली 5-6 अटेम्प्ट से ये देखा जा रहा है और ये हो रहा है। इसका जन्म कैसे हुआ सर? कैसे आपने सोचा इसको? आई एम वेरी एक्साइटेड कि कैसे हुआ होगा ये। इसका जन्म ऑफलाइन कोचिंग से ही हुआ था। ओके। बिफोर ऑनलाइन टीचिंग मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता था इन अ रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर, है ना, ऑफलाइन पढ़ाता था। वहां मैंने काफी पढ़ाया, काफी खुद को ग्रिल किया, काफी एक्सपीरियंस बटोरा। एक क्लासरूम में 100 बच्चे बैठे हैं, उनको हम पढ़ा रहे हैं, वो चीज बहुत डिफरेंट होती है, और बच्चों को ऑनलाइन कैमरे में देख के पढ़ाना बहुत डिफरेंट होता है। तो ऑफलाइन बच्चों से ही ये प्यार इतना एक्यूमुलेट हुआ, बहुत सारा कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ कि why to be restricted with only 100 people और 200 people, जब राइट। आपके पास हजारों का ऑडियंस है और हजारों की जरूरत है। राइट। हमारे टीचिंग प्रोफेशन में हमेशा द्वार खुले हैं। एनीबडी कैन बी अ टीचर, ABCD, है ना, वही वाली बात है कि एनीबडी कैन डांस ना, तो यहाँ पे है कि एनीबडी कैन बी अ टीचर। लेकिन बच्चों का प्यार एक टीचर को मिलना, ये उसके लिए बहुत बड़ा ना एक सौभाग्य बन जाता है, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत सारा कंपटीशन भरा है, बहुत सारे फैकल्टीज है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बट हर कोई उतना पेस में नहीं ग्रो कर पाता है, तो बहुत मेहनत लगती है यार, है ना। तो बस मैंने सोचा कि जो मेहनत मैं 100 बच्चों के लिए कर रहा हूँ, 200 बच्चों के लिए कर रहा हूँ, उनको थोड़ा हजारों में स्कैटर करते हैं। तो बस उसी से शुरुआत हुई, और जर्नी में आगे चलते चले, ऑनलाइन जर्नी में अब आ गए हैं। अब तो ऑनलाइन से इतना प्यार हो गया है कि ऑफलाइन वाले मिक्सचर भी इसी में मिल जाते हैं। राइट। सर आपने सीए कैसे चूज किया? ये कब हुआ आपकी लाइफ में? आपने पहली बार कब सुना था कि यार अब सीए करते हैं? मतलब आई स्टिल रिमेम्बर क्लास 6 में मैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फुल फॉर्म याद करता था। मुझे याद है कि अच्छा। 6 में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरा लिखता था, है ना। 10th तक तो सीए का कोई नामो निशान नहीं था। 11th 12th कॉमर्स लेने के बाद में थोड़ा फैमिली साइड से आया था कि यू शुड बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। और मतलब वी आर 3 ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो मेरे एक बड़े भाई भी हैं, एक बड़ी बहन भी है, और दे वेर वेरी इंटेलिजेंट, फार इंटेलिजेंट देन मी, है ना। अब Okay. पॉडकास्ट है, सच्चाई बताते हैं यहाँ पे, तो मैं सच्चाई ही बता रहा हूँ कि वो बहुत होशियार है यार, मेरे से बहुत होशियार है। आई वॉज द यंगेस्ट वन मेरी पूरी फैमिली में, है ना। तो पापा का था यार कि एक बच्चा मुझे ऐसा चाहिए जो बिजनेस संभाले, कॉमर्स फील्ड में जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, है ना, और सीए बन के मतलब प्रैक्टिस भी करे, अपना जो करना है वो करे। सो माय फादर रियली पुश्ड मी हार्ड कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, और उन्हीं की देन है कि हम बोलते हैं कि पेरेंट्स, देखो हमको आज की डेट में होता है, दिस इज ट्रू, कि आज की डेट में हम बोलते हैं कि यार पेरेंट्स को पता नहीं होता बच्चे का क्या इंटरेस्ट है। अब बच्चा गिटार बजाएगा तब ना उसको पता चलेगा कि मैं गिटार बजाने में अच्छा हूँ या बुरा हूँ, या मेरा 100%। इंटरेस्ट है गिटार बजाने में। बिल्कुल। आज की डेट में बच्चा इस चीज पे क्रिटिसिज्म करता है कि मैं मेरे करियर का डिसीजन खुद लूंगा, बट पहले के टाइम पे इवन आज भी ऐसा होता है कि पेरेंट्स गाइड देयर स्टूडेंट्स या गाइड देयर चिल्ड्रंस कि आपको ये चूज करना चाहिए। और आई थिंक कि आपको एक बार उनपे फॉलो करके ना, उनपे ब्लाइंड फेथ करके आपको उस पे आगे बढ़ना चाहिए। अगर बीच में रास्ते में लग रहा है नहीं दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक, थोड़ा समय ही तो गया, और समय कभी जाता तो है नहीं, कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। सो माई फादर जस्ट पुश्ड मी कि आप सीपीटी दे दो निकेश, तू सीपीटी दे दे, है ना, और सीपीटी अगर पास हो गया तो सीए कर लेना, नहीं हुआ तो जो तेरा मन तू वो कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है भाई। उस समय सीपीटी वाज एमसीक्यू, तो सीए करने का तो मन था नहीं, बट सीपीटी देने का मन था जस्ट बिकॉज ऑफ एमसी। अगर अच्छा। आज की डेट की बात करें, 2026 में निकेश को बोलते कि सीए कर ले, तो शायद मैं पीछे हट जाता, क्योंकि मेरा सीए में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन तब का टाइम इट वाज एमसीक्यू, तो मैंने सोचा यार लेट्स गिव इट ए ट्राई, और मैंने ट्राई किया। लेकिन उस ट्राई पे पूरी शिद्दत से मेहनत की, कोचिंग जाते थे, दिन भर पसीना बहाते थे, जून में एग्जाम था, गर्मी का टाइम था, और पूरा पसीने में आ रहे हैं, फिर भी मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं,
कि मैथ्स कम आता है, बहुत मेहनत करने के बाद ना आई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सीपीटी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत अच्छे नंबर से नहीं, लेकिन सीए में तो हम ये बात जानते हैं कि आप 200 लाओ पास हो, 199 लाओ आप फेल हो। तो मैं पास हो गया और फिर सीए इंटर का सफर शुरुआत हो गया। फिर वहां से जिल आने लगा, यार सीए क्या है। ये सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद समझ आया। जब हम टैक्स पढ़ते हैं, जब हम ऑडिट पढ़ते हैं, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं, हमारे उस टाइम पे एक सब्जेक्ट हुआ था इनकम, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। हम आईटी पढ़ते थे तब, तो भैया वो आईटी याद करते थे। तो बहुत ना, सीए के इंटर में जो सिलेबस दिया है ना, सीए इंटर में, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सिलेबस। एमबीए से फार बेटर कहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत जल्दी बहुत सारा सीख लेते हो। यू हैव लिमिटेड टाइम, लेकिन यू हैव वास्ट कोर्स। इसके कारण ना आपको नॉलेज बहुत सारा मिल जाता है। तो बस इसी के साथ में सीए इंटर में मजा आने लगा, थोड़ी दोस्ती यारी हो गई, बोथ ग्रुप दिया, बोथ ग्रुप पास किया। उसके बाद फिर सीए फाइनल में गए, आर्टिकलशिप का मजा लिया। आर्टिकलशिप में पता चला यार ये तो क्या जादुई कोर्स है। हाँ, तुम्हारे पास क्लाइंट आता है, पूरी अपना जन्म पत्री दे के जा रहा है। व्हाट इज योर प्रॉफिट, व्हाट इज योर लॉस, व्हाट इज योर रेवेन्यू, कितना आता है, कितना कमाता हूँ, कितना बेचता हूँ, कहाँ उड़ाता हूँ, कितना कच्चे का, कितना पक्के का, कितना कैपिटल लगाना पड़ता है। हर बिजनेस का आइडिया मिल रहा है आर्टिकलशिप में, और मजा आने लगा। बस फिर सीए फाइनल तो पास करना ही था, क्योंकि सीए इंटर के बाद इधर कुआ उधर खाई। यू हैव वेस्टेड योर एंटायर लाइफ। मतलब आपके जो कॉलेज के प्राइम टाइम थे, आपका जो फ्रेंडशिप का प्राइम टाइम था, जो दोस्तों के साथ ट्रिप जाने का प्राइम टाइम था, वो सब आपने स्टडीज में झोंक दिया। अब यू कैन नॉट स्किप सीए। सीए फाइनल पास किए, उसके बाद सीए के बाद तो बस लाइफ कुछ अलग ही है। और आई एम वेरी प्राउड टू से दिस कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि आई शुड बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि आज मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जहां हूँ, सब सीए की बदौलत है। अगर ये डिग्री नहीं होती, ना मेरे पास ऐसा घर, ना मेरे पास ऐसी गाड़ी, ना मेरे पास ऐसी सुंदर वाइफ। सीए ब्रिंग्स एवरीथिंग, है ना। तुम्हारे पे कैपेबिलिटी है, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने दम पे पैसा कमाता है। इट कंप्लीटली बिकम्स अपॉन योर डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटी, कि आप सीए बनने के बाद 5,000 रुपया महीना कमाते हो, 5 लाख कमाते हो, 5 करोड़ कमाते हो। तो बस आज कैपेबिलिटी तक जहां पहुंच सके पहुंचे हैं, बाकी आगे का द्वार देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। सर अभी काफी रूमर्स भी चले थे ना कि अभी जो पेपर आया था सीए फाउंडेशन लॉ का, वो डिफिकल्ट था, मतलब चैलेंजिंग पेपर था। इस पे बहुत सारे लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं, पर इसमें काफी एक लाइन चली थी ना कि पेपर एआई से फ्रेम कराया गया था, एआई के थ्रू हुआ था। तो आपका इस पे क्या टेक है, और क्या आप पेपर प्रेडिक्शन में एआई का यूज करते हो? नहीं, मैं तो प्रेडिक्शन में कोई एआई का यूज नहीं करता। ये कंप्लीटली एक्सपीरियंस बेस्ड है। इसमें मेरी एआई हेल्प भी नहीं कर पाएगा। एआई बोलेगा कि वॉइड वर्सेस वॉइडेबल आएगा, बट एग्जाम में वॉइडेबल वर्सेस कुछ और आ रहा है, तो खेल हो जाएगा। एआई के भरोसे तो बहुत खेल हो जाएगा। और बाकी तो इंस्टीट्यूट जो एआई का इस्तेमाल कर रहा है, आई थिंक इट इज जेन्युइन, इट इज नॉट सो एबनॉर्मल। अभी सबके सब कर रहे हैं, तो वक्त के साथ बदलने की हमारी दस्तूर है ना। यही एक ऐसी सच्चाई है जो हमको हमेशा बांधे रखता है लाइफ में। तो बदलना चाहिए, एआई का यूज होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम को कुछ अलग ही लेवल पे लेके जा रहे हो। मेरा मतलब बस ये है, इंस्टीट्यूट एआई का यूज करे, कंप्लीटली फाइन। बस तकलीफ इस बात से होती है कि एग्जाम में जिस लेवल का एआई से क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है, वैसा ही पेपर हमको आरटीपी और हमको मॉक टेस्ट पेपर में भी इंस्टीट्यूट को दिखाना चाहिए। एंड दिस इज अ वेरी जेन्युइन ओपिनियन, और बहुत जेन्युइन डिमांड भी है। तुम ये समझ सकते हो कि आईसीआई का कोई मेंबर देख भी रहा होगा, तो उनको बस यही सुनना चाहिए कि भाई पेपर हम लोग एग्जाम का एआई बेस्ड देने को पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस भी आप वैसा करवाओ। राइट सर। सर जैसा कि पासिंग परसेंटेज है ना, तो 85% बच्चे अप्रोक्सीमेटली फेल हो जाते हैं सीए फाउंडेशन की, अगर मैं बात करूँ तो। इंटरमीडिएट में लगभग यही सीन है। तो हमारी ना मेंटल हेल्थ पे बात बहुत कम लोग करते हैं। आईआईटी जेई नीट वगैरह को काफी ग्लोरीफाई किया जाता है, और वो काफी अच्छी चीज भी, क्योंकि लोग फेस करते हैं उस चीज को। बट हमारी चीजों को काफी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है कि यार सीए एस्पिरेंट है, इसको क्या ही प्रेशर होगा, इसको तो आदत पड़ गई होगी, हर 3 महीने बाद तो एक अटेम्प्ट आ जाता है, तो तुम क्यों प्रेशर ले रहे हो, तुम्हें किस चीज का प्रेशर, हमारे पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। बट सर एक सिलेबस को बार बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ना, ये एक सीए एस्पिरेंट समझ सकता है, और इसके वजह से ना काफी मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। और मैं इसके बाद सेकंड, मेरा कंबाइंड क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हो इसको बाद में। मेरा सवाल 3 अटेम्प्ट के ऊपर है। मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं जो प्रेशर आता है ना, इस वजह से भी आता है कि 3 अटेम्प्ट आ गए। अब जो न्यू कमर है ना, जैसे वो 12th पास करके वो सीए फाउंडेशन देने आया, उसको पता नहीं है कि उसके लिए कौन सा अटेम्प्ट बना है। अब उसका फ्रेंड दे रहा है जून या फिर मई, तो चल भाई बैठ जाते हैं, फॉर्म भर देते हैं, और उसने फॉर्म भर दिया, उसने एग्जाम दिया होगा।
अब उसको पता है कि वो पास नहीं होने वाला, फिर भी अभी वो आराम से 1.5 महीने वो चिल करेगा कि जब रिजल्ट आ जाएगा हो सकता है कुछ मिरेकल हो जाए, मैं पास हो जाऊं। वो 1.5 महीने वेट करेगा, उसके बाद फेल हो जाएगा, फिर 10 महीने उसका शौक रहता है। 1.5 महीने में टेक्निकली आप पास नहीं हो सकते अगर आपने स्क्रैच से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। फिर फेल होते हो, फिर फेल होते हो, लूप में फंसते हो। इसकी वजह से एक मेंटल हेल्थ पे आ जाता है कि मेरे लिए बना ही नहीं है कोर्स। इस पे आपका क्या टेक है, अगर आप विस्तार से बताना चाहें? इस पे ना मैं मेरे सीए फाउंडेशन में बैचेस में इंटर में भी मतलब बच्चों को ना मैं ये चीज समझाता हूँ कि सीए बनना आसान तो है नहीं। यहाँ है। रिजर्वेशन तो है नहीं कि तुम्हारा इनकम कम है, ओबीसी हो, सर्टिफिकेशन है एससी एसटी का या किसी और प्रकार का रिजर्वेशन आपके ऊपर पार्शियलिटी यहाँ है ही नहीं। यहाँ वही बच्चा सीए बनेगा जो मेहनत करेगा। बहुत स्पष्ट है, इंस्टीट्यूट ने कभी, बल्कि मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ हमारे साथ उल्टा होता है। यहाँ राइट सर। मेहनत करना तो यहाँ का ब्रेड एंड बटर है। जीने के लिए ब्रेड एंड बटर कमाना जरूरी है, सीए बनने के लिए मेहनत करना जरूरी है। अगर आप 100%। मेहनत नहीं कर रहे हो आप नहीं बन सकते। आपको डे 1 में सीए बनते वक्त ये बात पता थी कि 1000 बच्चा सीए फाउंडेशन में आता है, 20% पासिंग रिजल्ट है, तो 1000 बच्चों में सीए फाउंडेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट पास करने वाले सिर्फ 200 बच्चे हैं। वो 200 बच्चे सीए इंटर का फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, सीए इंटर का पासिंग परसेंटेज 20%। 200 राइट। में 20 पास हुए, कितना हुआ? 40। 40। अब ये 40 बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं सीए फाइनल का। फर्स्ट अटेम्प्ट फाइनल में पहुंचे 40 बच्चे, 1000 बच्चों में 40 बच्चे पहुंचे फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट फाइनल देने। में। फाइनल का 20% ले लो, नहीं है जो कि 8 बच्चे, 8 आउट ऑफ 1000 बच्चे ऐसे होते हैं जो सीए बनते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो यहाँ तो ये निष्कर्ष निकल रहा है कि तुम अगर सीए बनोगे तो 90% बच्चे फेल होके बनेंगे। ये तो डेटा से देख के समझ में आ रहा है कि राइट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने वाला तीनों लेवल सिर्फ 8 बच्चा है आउट ऑफ 1000। तो यहाँ फेल होना बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है, बहुत लाइफ क्या कहते हो इसको, आप समझ लो कि लाइफ लाइन है ये आपकी। राइट सीए सर। में लाइफ लाइन लेना गलत नहीं है, फेल होना बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, आपके पास 3 लाइफ लाइन है, 4 लाइफ लाइन है, इसके बाद मल्टीपल अटेम्प्ट हो गए हैं, 8 अटेम्प्ट हो गए, 10 अटेम्प्ट हो गए, आप मारे जा रहे हो, धक्का लगाए जा रहे हो खुद को। वहां यू नीड टू एक बार आस्क कि भैया बताओ सीए बनने लायक मैं हूं या फिर नहीं, कि मैं एक जिद कर रहा हूं। आपको 2 ही सिचुएशंस में अपने आप से सवाल करना चाहिए कि यू आर एलिजिबल टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और नॉट। पहला हो गया कि आपके बहुत सारे अटेम्प्ट लग गए, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन फर्स्ट क्राइटेरिया जो है आपको अटेम्प्ट चेक करने का, मतलब आपके बहुत अटेम्प्ट लग गए हैं और आपको देखना चाहिए यू आर क्वालिफाइड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और नहीं। इसमें ना एक और ट्विस्ट ये है कि आपके नंबर्स चेक करने होने चाहिए। मतलब अगर हम 10th की बात करें तो हमारे नंबर्स अगर 85% है, बच्चा होशियार है, 90% है, होशियार है, 70% है, एवरेज है, 60% एवरेज है, लेकिन 40 गधा है यार तू तो आपके नंबर्स, आपके इतने सारे अटेम्प्ट में आपके कितने नंबर्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रोल निभाता है। सीए फाउंडेशन में 9th अटेम्प्ट हो गया है और आपके नंबर 150 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, यू नीड टू थिंक, आपको सोचना चाहिए। वही बच्चा सीए छोड़े जो एक्चुअल में बहुत हार्डवर्क कर चुका है, 100% डेडिकेटेड हो चुका है, उसके बावजूद भी वो पास नहीं हो पा रहा है। और रही बात 3 अटेम्प्ट की, दिस इज अ गुड स्टेप बाय इंस्टीट्यूट, लेकिन आजकल बच्चे इसको एज अ बोनस अटेम्प्ट देने लग गए हैं और वो गलत हो गया। मतलब ये वही चीज है कि आप फोन इस्तेमाल करते हो लेकिन फोन का इस्तेमाल ज्यादा करना नाजायज हो जाता है, आपके नुकसान को ज्यादा केटर करता है। राइट, तो यहाँ पे वही हो रहा है कि हमारा अटेम्प्ट सितंबर में है, हम मौज मस्ती कर रहे हैं, क्लासेस मजे में चल रही है, क्लोज क्लासेस का बैकलॉग बन गया है, ऑनलाइन टीचिंग है, हमारा ये बचा है वो बचा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, घूमने जाना था हम सेक्रीफाइस नहीं कर पाए, हम घूमने चले गए, 15 दिन निकल गया, मोमेंटम टूट गया, अब नहीं हो पा रहा है, ये अटेम्प्ट छोड़ देता हूँ, 2 महीने बाद तो एक अटेम्प्ट आ जाएगा। वैसे भी एक दिमाग में विंत आ जाता है कि अरे ऑल इंडिया रैंक लाना है, मेरे को एक ही अटेम्प्ट में फोड़ना था, मेरे को मेरा प्रोफाइल खराब नहीं करना, मेरे को 98% ही चाहिए, मेरे को 78 नहीं चलेगा, मेरे को तो अच्छे नंबर चाहिए, डिस्टिंक्शन चाहिए, मेरे को तो अलग ही लेवल का क्रेज चाहिए, वो चीज भी अटेम्प्ट डिले करवाता है। तो बच्चों का मिसकंसेप्शन यहाँ पे ज्यादा है अटेम्प्ट को लेके। जो अटेम्प्ट है वो आपका अटेम्प्ट फाइनल होना चाहिए। हम लोगों ने सीए इंटर में कभी 2 ग्रुप जैसा नहीं देखा कि आज की डेट में बच्चे बोलते हैं एक सिंगल ग्रुप देना चाहिए कि बोथ ग्रुप। अरे ये सवाल ही बेकार है, ये सवाल ही नहीं आना चाहिए। बोलना चाहिए सीए इंटर में 6 सब्जेक्ट है, मेरा 9 महीने का पीरियड है, कैसे कवर अप होगा। सवाल ऐसा होना चाहिए कि मैं कैसे 9 महीने में 6 सब्जेक्ट प्रिपेयर करूं। हम बोलते हैं 9 महीने में पहले 3 महीना 3 ग्रुप 3 सब्जेक्ट,
फिर 3 महीना 3 सब्जेक्ट, फिर 2 महीना रिवीजन। अरे नहीं हो पाता। ये प्लान करना और एग्जीक्यूट करना जमीन आसमान का अंतर है, नहीं हो पाता। राइट सर। तो प्लान बहुत सही होना चाहिए, आपको माइंडसेट लेवल पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और एल्स वो लूप होल चलता रहेगा, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते रहेंगे, सबक सीखते रहोगे, फिर एक टाइम आएगा डिप्रेस हो जाओगे, मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाएगी, फिर यू नीड एक्चुअली सम ब्रेक, अटेम्प्ट छोड़ना पड़ेगा, फैमिली से परेशानी होगी, फिर खुद को फाइट करके लड़ना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट। हम लूज नहीं कर सकते, हम लूज करेंगे कोर्स छूट जाएगा, जितनी मेहनत किए थे वो सब बेकार। राइट सर। सर मेरा ना इस पे 2 सवाल है, मैं कंबाइन करके पूछता हूँ, आप अपने हिसाब से आंसर कर सकते हैं। जैसे आपने बोला ना कि बच्चा 3 अटेम्प्ट में फंसता है, खुद की गलती होती है, बट कोई उसके जो पेरेंट्स है, सपोज वो इस प्रोफेशन से नहीं है, वो नहीं जानते सीए कोर्स को, कि यार इसमें जो बच्चा पढ़ रहा है ना वो मेहनत कर रहा है इवेंचुअली, ये ऐसा मजाक मस्ती नहीं कर रहा है वो। उनको लगता है कि यार तू पढ़ ही नहीं रहा होगा तभी तेरा अटेम्प्ट लग रहा है, तो तू इतने कम मार्क्स से पास कर रहा है, तू 15% में नहीं आ रहा है क्योंकि तू मेहनत नहीं कर रहा है। उस बर्डन को का प्रेशर लेता है वो, खुद की गलतियों से वो जूझ रहा है क्योंकि वो उसने सही डिसीजंस नहीं लिए, शायद सही टीचर्स को सिलेक्ट नहीं किया इनिशियली, सही क्लासेस नहीं लगाई, राइट। अटेम्प्ट को चेस किया अपने दोस्त को देख करके, आज उसका अटेम्प्ट सपोज 15-20 दिन बाद है और उसको खुद पे सेल्फ डाउट आ रहा है, तो आप अपने टाइम में क्या करते थे ऐसा इस फेज से निकलने के लिए? क्योंकि ये एक ऐसा फेज होता है ना सर जिसमें लगता है कि यार छोड़ देते हैं, नहीं होगा अपने से। से लुक, मैं तो ये समझता हूँ कि एट द एज ऑफ 18 आपका मैक्सिमम बच्चों का जो 12th कंप्लीट होता है वो 18 साल या 17 के बाद होता है। 18 के बाद तो सरकार भी आपको लाइसेंस दे देती है, जाओ गाड़ी चलाओ, आप राइट रोड सर। में 2 चक्के में उतर जाओ, अपनी जीवन को अपने हिसाब से मोल्ड करो। हमको मौके मिलने लगते हैं, हम माइनर नहीं कहलाते, हम मेजर हो जाते हैं। तो अगर राइट। आप मेजर हो गए हो बाय लॉ एज वेल, यू शुड बी मेजर एज वेल इन योर माइंड एज वेल। पेरेंट्स का नजरिया अलग होगा, उनकी जनरेशन अलग थी, उनकी पढ़ाइयां अलग थी, उनके स्ट्रगल्स अलग थे, उनके परक्यूजिट्स कह लो, बेनिफिट्स कह लो, सब अलग, तुम्हारा सब अलग। पेरेंट्स को हमको समझाना आना चाहिए, हमको मौका मांगना आना चाहिए, हमको ट्रस्ट गैदर करना आना चाहिए, हमको खुद पे इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं मेरे पापा को, मेरी मम्मी को समझा सकता हूँ, मैं मेरे पापा को मेरे फेवर में डिसीजन करने के लिए बोल सकता हूँ। हमको इतना होना चाहिए। एट द एंड पेरेंट्स को भी सपोर्टिव होना जरूरी है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगर अच्छा चल रहा है, इट मीन्स दोनों मेहनत कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ की बात को इग्नोर नहीं करता, वो हर बात को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, सीरियसली लेता है और उसका रेस्पेक्ट करते हुए उस चीज पे फॉलो भी करता है। और वाइफ भी मीनवाइल चीजों को मैनेज करना जानती है। मतलब अगर कोई सुखी शादीशुदा जिंदगी आपने वैसे तो रेयरली सुनी होगी, बट सुनी है, तो उसमें दोनों हाथ से ताली बज रही है। यहाँ भी दोनों हाथ से ताली बजनी चाहिए। स्टूडेंट ने डिमांड किया है वक्त, भरोसा, कॉन्फिडेंस, पैसा, समय, सब कुछ डिमांड किया है स्टूडेंट ने, मौका अपने लिए मांगा है। तो भैया पेरेंट्स को भी अपने बच्चे पे इतना भरोसा, इतना विश्वास रखना चाहिए। अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, मेहनत ही तो कर रहा है ना, जाके बाहर कहीं वो मौज मस्ती तो कर नहीं रहा है, वो कोई गलत संगत में नहीं है, वो कहीं गलत कुछ कर नहीं रहा है। तो लेट हिम गिव अ चांस, उसको एक चांस देना चाहिए, उसको एक मौका देना चाहिए। पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी उस मौके का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। इन केस वो फेल हो जाए, तो मैंने तो ऑलरेडी बोला था, जब मैं सीए करने आया था, आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड इन माई माइंड कि बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं फेल हो जाऊं। अगर मैं फेल हो के भी 5 साल में सीए बन गया, वर्थ इट है। 23 में सीए बन जाएंगे, 24 में बन जाएंगे, शादी तो 28 में होगी। सीए बनने के बाद करियर बनाने के लिए 2-3 साल के लिए जॉब करोगे, 25-30 लाख रुपए सेव हो जाएंगे। सही है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएंगी चीजें मैनेज। अनटिल एंड अनलेस आपकी एज बहुत ज्यादा है, तब आपको वरी करना चाहिए। आप फेल हो रहे हो, मल्टीपल टाइम फेल हो रहे हो, तब आपको वरी करना चाहिए। इफ यू हैव सम टाइम, आपकी एज में अभी टाइम है, कि शादी में टाइम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा कम है, यू शुड वर्क हार्ड। ओनली एंड ओनली थिंग, आप मेहनत करो, सही डायरेक्शन पे मेहनत करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सीए की जर्नी में ना हमारे पास सही डायरेक्शन मिसिंग होता है, दिस इज वेरी ट्रू। हमको गाइड करने वाला कोई है ही नहीं यार, कि तुमको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसा पढ़े, क्या ना पढ़े, क्या छोड़े, किसको कितना इंपॉर्टेंस दे, लिखे कितना, क्या नहीं लिखे, क्या फालतू है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये गाइडेंस की कमी तो है यार। अब ये टीचर्स का रोल आता है कि स्टूडेंट डिप्रेशन में ना जाए। इस वक्त पे टीचर्स को उन स्टूडेंट्स का हाथ पकड़ना चाहिए,
उनको एज अ गुरु उनको गाइड करना चाहिए कि हर चीज में पेरेंट्स से कैसे बात करना है, घर में क्या माहौल रखना है पढ़ाई का, कब कहाँ कितनी जरूरत होती है, बच्चे को पग पग पे सहारे की जरूरत होती है, और वहाँ टीचर्स को अपना ये रोल बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। राइट। सर कई बार क्या होता है, जब आप सीए कर रहे होते हो, जब जब 12th में बच्चा पास करके जब सीए का कोर्स स्टार्ट करता है, तो उसको एआईआर काफी मतलब काफी उसको ग्लोरीफाई किया जाता है उसके आसपास के लोगों को। तो आपका एआईआर का इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर आपका क्या टेक है कि ऑल इंडिया रैंक का क्या इंपॉर्टेंस है? रुक, मैं तो ये बोलूंगा यार, ऑल इंडिया रैंक मैटर्स, बट इतना भी नहीं। ओके। मैटर तो करता है, आपका पूरा प्रोफाइल चेंज हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो जाता है, यू थिंक डिफरेंटली, यू वर्क डिफरेंटली, यू एंटरटेन डिफरेंटली, यू आर एंटरटेन डिफरेंटली, बहुत सारी चीजें होती है। राइट। बट इस रेस में ना बहुत चुनिंदा लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। तो इस रेस में पार्टिसिपेट करना इज गुड, लेकिन पागल बनना इज नॉट गुड। राइट सर। पागल बनना इज नॉट गुड, बट इसमें फायदा ये होता है ना कि इफ यू थिंक अबाउट ऑल इंडिया रैंक, एटलीस्ट यू आर पास, यू आर क्वालिफाइड। जो बच्चा ऑल इंडिया रैंक के बारे में सोच के पढ़ाई करता है ना, वो जब रिजल्ट चेक कर रहा होता है, वो ये नहीं सोचता कि मेरे कितने नंबर से मैं पास हूँ, वो ये देखता है कि मैं मेरिट लिस्ट में आया हूँ कि नहीं, मैं टॉप 3 में आ पाया कि नहीं, मैं ऑल इंडिया रैंक ला पाया कि नहीं। तो वहां ना उसकी मेहनत से उसको फायदा ये मिलता है कि वो पास है, वो इतना तो सिक्योर कर लेता है। ऑल इंडिया रैंक टारगेट इसीलिए करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि इससे होगा फायदा ये कि तुम पास हो जाओगे एटलीस्ट। और सीए में पास होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू गेटिंग एन एआईआर। राइट सर। ऑल इंडिया रैंक लाने से ज्यादा जरूरी है पास होना, और ऑल इंडिया रैंक के सपने से तुम पास हो जाते हो। ऑल इंडिया रैंक आ गया, वेल एंड गुड, नहीं आ पाए कोई बात। वैसे भी आजकल डेटा हमारे सामने है, हमको पता होता है सीए फाउंडेशन में अगर ऑल इंडिया रैंक लाना है तो आपको 330 340 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा टॉप 20 में आने के लिए। हर सब्जेक्ट में 80 मार्क्स का एवरेज चाहिए, 80 90 मार्क्स का एवरेज। तो बच्चा अगर 80 90 लाने के हिसाब से पढ़ेगा तो पास तो पक्की बात है। तो ऑल इंडिया रैंक का सोचने से फायदा तो होता है, पास हो जाते हैं हम, सबसे बड़ा फायदा यही है। बाकी इसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए हमको मिले रैंक। रैंक मिलने पे फायदा होता है, बहुत फायदा नहीं बोलूंगा, फायदा होता है। किसी भी लेवल पे तुम्हारा रैंक है, यू बिकम स्ट्रॉन्गर, योर प्रोफाइल बिकम स्ट्रॉन्गर। तुम्हारे पास एक प्रिविलेज आ जाता है कि हाँ यार मैं डिफरेंट हूँ, कुछ तो अलग किया है मैंने बाकियों से। बाकी यार लाइफ इज अ रेस, आप आगे बढ़ते रहो। आजकल बिना पढ़े लिखे लोग कई कहाँ कहाँ मचा रहे हैं, आप जानते हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड है ना। तो जरूरी नहीं यू शुड हैव अ डिग्री, यू शुड हैव प्रॉपर नाइस फैमिली, यू शुड हैव अ प्रॉपर रिच बैकग्राउंड टू ग्रो मोर रिचर। आजकल कर रहे हैं, दुनिया कर रही है। सर सीए में जो पहली बार आता है ना, उनको सैलरी को लेकर के, और आजकल ना जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ना टीचर्स का या फिर किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का ना बैंक बैलेंस देखना चाहते हैं, या फिर कार कौन सी है, ये सब देखते हैं, ये सब पूछते हैं। तो उनका एक सिंपल क्वेश्चन होता है, सर सीए का एवरेज सैलरी क्या होता है? अगर मैं सीए बन जाऊं तो आप मुझे ना, जैसे वो ये सब नहीं देखता कि सर मेरा सिग्नेचर का वैल्यू होगा, मुझे आप बताओ कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे, क्या मैं जो सोच रहा हूँ, मैं एक अच्छा घर सोच रहा हूँ, अच्छी गाड़ी सोच रहा हूँ, क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगा? पर आपने उसके पहले ना इनिशियली पॉडकास्ट में स्टार्टिंग से पहले आपने बताया कि वो डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर। बट फिर भी एक बच्चा अगर सीए कंप्लीट कर रहा है, तो उसको अगर आपको अश्योरेंस देनी हो कि भाई इतना तो आएगा ही, तो वो एवरेज सैलरी क्या होगी? देखो, अगर मतलब सीए बनने के बाद ना, इवन इफ आपका 8th अटेम्प्ट में यू हैव क्वालिफाइड योर सीए फाइनल, स्टिल यू विल गेट अ जॉब। 100% गारंटीड है कि तुम जॉब लेस नहीं रहोगे, आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप एम्प्लॉयड हो, अब बात आती है आप रोकड़ा कितना कमा रहे हो, आप पैसा कितने बना रहे हो, आप पैसा कितना छाप रहे हो, जिसपे आपको अल्टीमेटली आप मेहनत कर रहे हो। तो इस पे ना, अगर आप जॉब मार्केट में जाओ कॉर्पोरेट जॉब्स की तरफ में, तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। मतलब आपको दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, है ना, हैदराबाद, कोई बड़ी जगह पे आपको जाना पड़ेगा। इन दैट केस आपकी एवरेज सैलरी 8 से 10 लाख रुपए रहती है, और टाइम बाय टाइम इट ग्रोस। आप जैसे जैसे सीखोगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आपने जो 8 लाख 10 लाख से शुरुआत की थी, लगभग 5 सालों में वो 25 लाख रुपए तक आप पहुंच सकते हो, थोड़े कंपनीज को स्विच करने के बाद। एक ही कंपनी में टिक के तो पॉसिबल थोड़ा कम हो जाता है। और आपने खुद को ग्रिल किया, और ज्यादा आप मार्केट में घुस रहे हो, तो फिर आप और ज्यादा ग्रो करोगे। कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटी। ये हो गया हमारा टीयर 1 की बात पे, जहां आप मेट्रोज में जा रहे हो। नॉन मेट्रोज हो गया या छोटे शहर हो गया, वहां पे कंप्लीटली ना, वहां का अपना एक सराउंडिंग है, वहां का अपना एक मार्केट है कि सीएस कितना कमाते हैं। आई हैव सीन द प्लेसेस जहाँ पे सीए की स्टार्टिंग सैलरी जो होती है
आफ्टर बिकमिंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर की सैलरी 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ईयरली भी रहती है, ईयरली, मंथली नहीं, ईयरली। तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, आपने कौन सा जॉब अक्वायर किया, कौन सी प्रोफाइल सिलेक्ट की, आप ऑडिट में गए, आप टैक्स में गए, आप फाइनेंस में गए, आप लिटिगेशन में गए, इतने सारे एरिया है, कहाँ जाएं और कहाँ पैसा बनाएं। तो वो बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ता है, बट एवरेज सैलरी आप अगर 5 साल ओवर द पीरियड 5 इयर्स देखोगे, कॉर्पस बन जाता है, पैसा सीए बना लेता है। भले वो टीयर 2 में बैठा हो, गांव में बैठा हो, या फिर वो शहर में बैठा हो, वो सीख जाता है पैसा कैसे बनता है, वो ये सीख जाता है। सर जब आप सीए कर रहे थे, जब आपने सीए कंप्लीट कर लिया, तो टीचिंग का आपने तब डिसाइड किया था कि आपने पहले जॉब का डिसाइड किया था कि यार कोई जॉब करूंगा, स्टार्टअप करूंगा, या नहीं टीचिंग नहीं, का कभी डिसाइड? मैंने ना सीए बनने के बाद में बहुत जॉब को एम्फेसिस नहीं दिया है ना। उस अच्छा। समय वैसे भी कोविड का वक्त चल रहा था, 2021, तो उस समय कोविड का बहुत सेकेंड वेव और ये सारी चीजें थी कि मैंने ना अप एंड डाउन्स देखे सीए बनने के बाद। अनसर्टेनिटी पे मैंने देखा है कि क्या होता है। मैं हमेशा से चाहता था टीचिंग चूज करूं, तो सीए बनने के बाद में जैसे ही वो कोविड का वेव शांत हुआ और ऑफलाइन कोचिंग्स का आना जाना स्टार्ट हुआ, देन आई स्टार्टेड टीचिंग। फिर आई स्टार्टेड ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन में बढ़िया पढ़ाया, फिर ऑफलाइन में हमने पढ़ा के एक्सपीरियंस गेन किया, सब चीजें सेटल हो गई। टीचिंग को मैंने बहुत प्रायोरिटी दिया, टीचिंग पे मैंने खुद को ना बहुत ग्रिल किया, बहुत बहुत सीखा कि बच्चों को किस प्रकार से समझ आता है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है ना, बच्चों को कैसा एंटरटेन रखना है ऑनलाइन एजुकेशन में, स्पेशली बच्चों का जहाँ पे एक वो कैमरे को देख के मुझसे पढ़ रहा है, तो आई शुड बी ऑन हाई एनर्जी, उसका टाइम वेस्ट ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि मैं टिकटॉक देखने आया हूँ, है ना, उसको वो फालतू जोक्स ना मिले, उसको काम की चीज मिले, उसको लाइफ में बहुत ग्रोथ मिले। ये पर्सपेक्टिव से ना आई स्टार्टेड टीचिंग, और बहुत गॉड ग्रेस के साथ ठीक चल रहा है यार। सर आई थिंक जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा होगा ना, 99% चीजें हमने, शायद 1% बच गया होगा अगर उसके दिमाग में कोई और क्वेश्चन होगा तो, बट हम लोगों को लगता है कि जितना हमने डिसाइड किया था, जितना मैंने प्लान किया था, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। एंड एज अ होस्ट ना, ये मेरे लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना। हर एक पॉडकास्ट एक मेरे लिए अलग एक्सपीरियंस होता है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। एंड आई वांट टू क्लोज दिस पॉडकास्ट विथ रैपिड फायर राउंड, अगर आप मेरे को अलाउ करें, काफी इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे ना रैपिड फायर राउंड के तरफ जाने से पहले ना, मेरे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपसे। आपने ऑफलाइन भी पढ़ा है, आपने ऑनलाइन भी पढ़ा है, तो अगर आपको एक चूज करना हो और उसका आपको रीजन बताना हो कि आप उससे क्यों चूज कर रहे हो, तो आप क्या चूज करोगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ये स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी कि उससे कहाँ जाना चाहिए। दोनों अपनी जगह सही है, इट अच्छा। डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट कि उसको क्या ज्यादा जम रहा है। दिस इज द राइट आंसर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 1 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, हर बच्चा तो मुझसे नहीं पढ़ रहा ना, राइट। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट कि उसको ऑफलाइन जमता है कि ऑनलाइन जमता है। दोनों अपनी जगह ठीक आपको क्या पसंद था एज ए है। टीचर? ऑनलाइन ऑनलाइन अब भाई ऑनलाइन अपनों को सही लगता है, बच्चों का बहुत प्यार भी मिलता है, बच्चों का बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, बच्चों के बीच में ना तमीज है, बच्चों के मन में ना रिस्पेक्ट आता है, ऑनलाइन राइट। रिस्पेक्ट। बच्चों के मन में ना ऑनलाइन प्यार मैंने देखा है कि यार वो जब हमसे मिलता है ना, तो दिखता है उसकी आंखों में कि इसको कितनी खुशी मिल रही है हमको देख के, हमको सुन के, वो दिखता है यार। ऑनलाइन इज वेरी गुड, है ना, तो ऑनलाइन मजा आता है ज्यादा। आई जस्ट वांट टू सैल्यूट यू फॉर, मतलब आप जिस तरीके से काम कर रहे हो स्टूडेंट्स के लिए, काफी बड़ा मोमेंट है हमारे लिए कि हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर पा रहे हैं आपके साथ। नहीं, ये हम लोगों के लिए फॉर्चुनेट है, बल्कि कोई भी बच्चा अगर कुछ अलग चीज करने की कोशिश करता है, तो बीइंग अ टीचर हमारा तो ये मोरल रोल है कि हम उसको पुश करें, उसको गाइड करें, उसको सही रास्ता दिखाएं। हमने जो सीखा है हमारी स्ट्रैटेजीज उस तक पहुंचा दे, ताकि वो थोड़े स्ट्रगल्स कम कर ले। यही डिफरेंस होता है ना नॉलेज ट्रांसफर में, कि एक अच्छा एक्सपीरियंस पर्सन को पता है क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा, और एक स्ट्रगलर को या ऐसा जो न्यू कमर है उसको थोड़ा गाइडेंस की कमी होती है। तो आप लोग जो कर रहे हो ना ऑनलाइन डोमेन पे, वो बहुत ही अमेजिंग है। हमारे टाइम पे तो हम सोचते ही नहीं थे। हमारे टाइम पे यूट्यूब इतना नहीं था भाई, 1 GB डेटा मिलता था 28 दिन के लिए, 30 डेज के लिए। वो तो 2016 के बाद चीजें बदलने लगी, है ना। तो आज की डेट का पूरा बात ही अलग है। तो बहुत सही है यार, तुम स्टूडेंट्स लोग ना बहुत सही जा रहे हो ऑनलाइन जो डोमेन में सोच रहा है काम करने का। कंटेंट क्रिएशन बहुत सही है, और इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग बहुत आगे बढ़ रहा है। ये करियर ना बहुत आगे तक जा रहा है। बहुत बेसिक चीजें डिमांड करता है कि यू शुड बी एक्सट्रोवर्ट, थोड़ा बोलना आना चाहिए, थोड़ा बात करना आना चाहिए, कैमरे को देख के लगना चाहिए यार मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मुस्कुरा दूं। अभी देखो मेरे सामने एक काला सा गोल है, उसके बगल में एक ग्रीन कलर की लाइट जल रही है, लेकिन मैं उसको देख के मुस्कुरा रहा हूँ। तो दिस इज अ डिफरेंट स्किल
है ना, जो राइट। अगर स्टूडेंट सीखे तो बहुत करियर में ग्रोथ पाते हैं, और बच्चों का प्यार तो है ही। दिस इज वेरी ट्रू कि अगर बच्चे प्यार ना करें, हमको पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। हमको पढ़ाने में मजा इसीलिए आता है क्योंकि हमारे पढ़ाने से किसी का फायदा हो रहा है। राइट और सर। इवन वो 2 बच्चे भी है ना, तो एक टीचर बोलता है मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उन 2 के लिए कौन खड़ा है? उन 2 राइट। को अगर मुझ पे भरोसा हो गया है, उन 2 को अगर मैं ही चाहिए, निकेश ही चाहिए, क्या होगा उसका? तो हमको तो पढ़ाने में मजा इसीलिए आता है क्योंकि वो 2 हमारे इंतजार में। 100% सर। सर रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक स्टूडेंट को भी काफी मजा आएगा, आपके जो भी स्टूडेंट्स आपके इसको देख रहे होंगे। अगर आपको आपका करियर दोबारा चूज करने का मौका मिलता और सीए के अलावा अगर आपके पास ऑप्शन होता कि यार सीए नहीं चूज कर सकते या टीचिंग में नहीं जा सकते, तो आप क्या चूज करते? एमबीए चूज करता या बिजनेस चूज करता, पढ़ाई ही नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे लेते हैं, सीए वर्सेस एमबीए, आप क्या चूज करोगे? एक चूज करना है तो। सीए 100%। एक स्किल जो सीए डिग्री से ज्यादा वैल्यूएबल लगती है आपको? पब्लिक स्पीकिंग। राइट, बोलना, वेरी वेल सर। अगर आपको बोलना आता है ना, तो आपकी डिग्री नहीं बिक रही है, आप बिक रहे हो। आपको खुद को बेचना आना चाहिए। राइट सर। सर एक फाइनेंशियल हैबिट जो हर एक स्टूडेंट के अंदर आज के टाइम में होनी चाहिए, आपको लगता है पर्सनली? सेविंग्स। सेविंग्स, उनको सेविंग्स एंड सेविंग्स का वैल्यू। वो पैसे ना, जो भी पैसे उनके पास है, पहले सेविंग्स अलग करना चाहिए, फिर जो बच गया ना, उसमें खुद को जीना आना चाहिए। राइट सर। सीए जर्नी का सबसे टफेस्ट फेज क्या था? फाउंडेशन, इंटर, फाइनल में? आर्टिकलशिप भी ले सकते हैं, कब टफ लगा आपको? फाइनल का फेज वो कोविड का वक्त, जब अच्छा। अटेम्प्ट आएगा नहीं आएगा, पूरा साल खराब हो रहा है, वो वक्त बहुत बहुत वर्स्ट था। अगर एक बुक अगर आपको रिकमेंड करनी हो जो आप चाहते हो कि एज अ स्टूडेंट, मतलब जरूरी जरूरी नहीं कि वो फाइनेंशियल बुक हो या फिर कोई ऐसी बुक हो, अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो कौन सी ऐसी बुक है जो आपको लगता है कि हम सबको पढ़नी चाहिए? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज्यादा बुक्स तो नहीं पढ़ता है ना, लेकिन मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ। अच्छा, भगवत गीता नाइस। ऑन ए डेली बेसिस, एवरी डे आई ट्राई, है ना, जिसमें मैं मैक्सिमम सफल रहता हूँ कि हर रोज मैं भगवत गीता का एक श्लोक पढूं। क्योंकि लाइफ को देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया, बात करने का, आपको चीजों को ओवरकम करने का, फैमिली प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया, लाइफ को देखने का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो चेंज होता है। आपकी पूरी लाइफ चेंज होती है। वो बच्चे आजकल बाइक चला रहे हैं, स्टंट मार रहे हैं, रोल मार रहे हैं, वो लाइफ बहुत डिफरेंट है। और जो राइट। रियल लाइफ है ना, मेच्योर लाइफ, वो बहुत डिफरेंट है। तो राइट। भगवत गीता बच्चों को जरूर आज नहीं तो कल, जब मौका मिले, उठा लेना चाहिए। 100%। सर सक्सेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है आपको, कंसिस्टेंसी या इंटेलिजेंस? कंसिस्टेंसी। हार्डवर्क जो है ना, वो इंटेलिजेंस को बीट कर देता है। लक राइट। को बीट करना हार्डवर्क का काम है। 100%। सर आई थिंक जितने भी डाउट्स हो गए ना सी एस्पिरेंट्स के, इस पॉडकास्ट के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट ऑफ लेजेंड्स ऑफ सीजन 2। काफी सारे अभी तक हमने जितने पॉडकास्ट किए सारे अनफिल्टर्ड होते हैं, बट इसमें ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने बीच बीच में डाले जो मुझे लगता है कि सारे सी एस्पिरेंट्स आपसे पूछना चाहते होंगे, वेदर वो आपके स्टूडेंट हैं या फिर आपसे भी पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर आंसरिंग ऑल दोस क्वेश्चंस, काफी मजा आया बात करके। बल्कि कुछ मैं पॉडकास्ट। थैंक यू बोलूंगा अवनीश, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट, है ना, यू कीप डूइंग इट, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो, सफर मिल जाता है ना। हमको नहीं पता कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, बट समवन इज लुकिंग योर राइट। हार्ड वर्क, योर पेशेंस, योर कंसिस्टेंसी, है ना। सो समवन इज लुकिंग एंड ही विल डेफिनेटली, क्या कहते हैं, सर्व करेंगे आपको। वो पक्का आपको अपना, आपका जो फल है वो देंगे, है ना। सो कीप डूइंग इट। बल्कि और स्टूडेंट्स को आना चाहिए और इस डोमेन के बारे में सोचना चाहिए। आपको बहुत सीखने का मौका मिलेगा। जो अवनीश कर रहे हैं वो बाकी बच्चे भी करें, उसके बारे में सोचें। बहुत सही चीज है, अगर अच्छी चीज में करें, वो टिकटॉक मैनर में नहीं तो। राइट सर, इट रियली मीन्स अ लॉट सर। मतलब इस फेज में ना काफी चैलेंजेस आते हैं, पॉडकास्ट प्रोडक्शन में, प्री प्रोडक्शन या पोस्ट प्रोडक्शन में, बाकी चीजें जो हम लोग करते हैं, साथ में पढ़ाई भी चल रही होती है। और कि हम लोग काफी प्लानिंग के साथ करते हैं कि 3 महीने ये चलेगा, फिर इसको हम लोग पैशन कंप्लीटली करेंगे, फिर एग्री, ये करेंगे। कंप्लीटली एग्री। ऑनलाइन ग्रो और करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। इतना आसान नहीं है। क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, तुम्हारा क्या पसंद आ रहा है उसको, क्या नहीं आ रहा है, इवन थंबनेल कि बच्चों राइट। को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं सही बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, नो वन देयर इज टू अप्रूव इट। कोई है ही नहीं राइट वहां सर। पे कि वो बोलेगा हाँ ये सही है। तो आपको राइट। खुद ही करना है, खुद ही सीखना है, खुद ही आगे बढ़ना है। सो वेरी चैलेंजिंग। और ऐसे फेज में आप लोग जो है, अगर कंसिस्टेंट है ना, तो वो सफर आगे बढ़ता ही। एंड सर इस फेज में आप जैसे टीचर्स जब आके मोटिवेट कर देते हो ना, जब आपसे बात भी हो रही थी, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ व्यूवर्स के साथ। काफी जैसे पहली बार जब आप किसी टीचर को आप पिच करते हो ना कि पॉडकास्ट करते हैं साथ में, तो मेरी टीम काफी टाइम से कोशिश कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली नंबर नहीं मिल रहा था। फिर हमने एक
कनेक्ट किया किसी तरीके से इंस्टाग्राम के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू। तो जब बात हुई मुझसे तो मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं इनसे पहली बार बात कर रहा हूँ। एक एज़ अ एल्डर ब्रदर मुझे फ़ील हुआ कि मेरे बड़े भाई हैं और मुझे लगा मैं इनसे पढ़ चुका हूँ और जिस तरीके से रिव्यू दे रहे थे मेरे कंटेंट को लेकर के और मेरे सब बाकी सारे काम को लेकर के, जेनुइनली सर इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं अश्योर करता हूँ आपको कि मैं सारी चीज़ें और मेरी टीम अश्योर करती है कि हम लोग सब कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे एंड हम लोग इसको इम्प्रूव करके कुछ अलग बना करके लेकर के आएँगे। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। थैंक यू सो मच। बीसीएल बहुत आगे जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू सर। इट रियली बीसीएल मीन्स अ लॉट सर। बहुत आगे जाएगा। मेरा एक स्टूडेंट था, बस मैंने उसको ये बात बोल दिया था, मतलब उसने मुझसे कुछ पूछा था और बहुत डिमोटिवेटेड था। उसने मुझे व्हाट्सएप पे या कहीं पे मैसेज किया था और मैंने ना उसको एक ऑडियो बना के भेज दिया कि यार तू कर लेगा, तो इतना वो मत परेशान हो। उसने उस ऑडियो को दिन में 5-5 बार सुना। 5 बार दिन में वो मेरे उस वॉइस को सेम सुनता हियर सर। हाँ, कि बस मैं सेम कर हियर। लूँगा। ये वो जो चीज़ थी ना, वो अगला अटेम्प्ट पास कर गया। वो बहुत राइट। बार फेल हुआ लेकिन वो अगला अटेम्प्ट पास कर गया। वो जो पॉजिटिविटी आती है ना, जो गूज़बम्प्स आते हैं, वो बहुत सही है। मतलब वो बहुत काम करता है यार। सर जब आपने शेयर किया था ना, मैं थोड़ा-सा ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को बोलना चाहता था बट ठीक है, कोई बात नहीं, बोल देता हूँ। जब आपने सारे रिव्यू शेयर किए थे तो मैंने मेरे जो भाई हैं, मेरे कज़न है आयुष भाई जो मेरे साथ काम करते हैं इसमें, आयुष, अवनीश के आयुष, तो मैंने उनको शेयर किया कि सर ऐसा बोल रहे हैं, हमें ये करना चाहिए। हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि ये टाइम स्टैम्प डालना, ये सब चीज़ें, बाकी चीज़ें जो हैं। तो ही वाज़ वेरी एक्साइटेड कि ये पॉडकास्ट तो जल्दी से करते हैं। हुँ। क्योंकि बहुत कम एजुकेटर्स या फिर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको जेन्युइनली रिव्यू कर पाते हैं। जैसे इस पॉडकास्ट के थ्रू भी ना, इसके पहले भी एपिसोड्स में काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया है एंड मैं सारे गेस्ट का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। बट जेन्युइनली सर आपके सामने बैठा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट इट रियली मीन्स अ लॉट। आज का ये पॉडकास्ट मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल होने वाला है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, इट रियली मीन्स अ लॉट सर। Thank you so much, Avnish, for having me here.